कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में होती है, जहां एक नन्ही लड़की रात के घने अंधेरे में अपनी माँ को हर जगह खोज रही होती है। अपनी तलाश में वह एक पुराने कुएं के पास पहुंचती है। तभी अचानक कोई रहस्यमयी ताकत उसे अपनी ओर खींच लेती है और वह कुएं के भीतर गिर जाती है। दृश्य बदलता है। अब हम साक्षी को देखते हैं, जो अपने गांव को पीछे छोड़कर शहर में आ बसी है। वह अपनी छोटी बेटी ईशानी के साथ किराए के एक मकान में रहती है। उस घर का मालिक समर नाम का व्यक्ति है, जो साक्षी से किराया नहीं लेता। साक्षी अब एक टीचर के रूप में काम करती है और बच्चों को पढ़ाती है, मगर उसकी अपनी बेटी स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि उसे एक अजीब सी बीमारी है। इसी वजह से साक्षी प्रिंसिपल से बात करती है कि ईशानी का एडमिशन ऐसा हो सके कि वह घर से ही पढ़ सके, लेकिन प्रिंसिपल साफ मना कर देता है। अगर एक बच्चे को यह छूट दी गई तो बाकी सारे माता पिता भी ऐसा ही चाहेंगे और फिर स्कूल खाली रह जाएंगे। साक्षी के स्कूल जाने के बाद ईशानी की देखभाल दुरानी नाम की केयर टेकर करती है। ईशानी की समस्या यह है कि वह धूप में नहीं जा सकती। जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है, उसकी त्वचा जलने लगती है। उसे तीव्र जलन महसूस होती है। ईशानी अब 7 साल की हो चुकी है और साक्षी को उस रहस्यमयी गांव को छोड़े हुए भी पूरे 7 साल बीत चुके हैं। साक्षी जानती थी कि वह हमेशा के लिए अपनी बेटी को घर की चारदीवारी में बंद नहीं रख सकती। वह चाहती थी कि ईशानी भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाए, दोस्तों से मिले और एक सामान्य जिंदगी जिए। इसलिए उसने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, वह अपनी बेटी को स्कूल जरूर भेजेगी। हर सुबह साक्षी बड़ी सावधानी से ईशानी को तैयार करती। उसे सिर से पांव तक ऐसे कपड़ों में ढक देती कि सूरज की एक किरण भी उसकी त्वचा तक न पहुंचे। इसी तरह धीरे धीरे उसने अपनी बेटी को स्कूल ले जाना शुरू कर दिया। साक्षी का एक करीबी दोस्त था, समर। वह पुलिस में था और अक्सर साक्षी के घर आता जाता रहता था। दरअसल साक्षी उसी के मकान में किराएदार के तौर पर रहती थी। हालांकि समर ने आज तक उससे कभी किराया नहीं लिया था। समर और ईशानी के बीच भी एक प्यारा रिश्ता बन गया था। रात को जब ईशानी सो जाती, साक्षी अक्सर समर से मिलने चली जाती। हर बार वह उसे थैंक यू कहती, क्योंकि इसी शहर में कदम रखते वक्त सबसे पहले उसी ने उसका साथ दिया था। वही था जिसने उसे सिर छुपाने की जगह दी, नौकरी ढूंढने में मदद की और एक नई जिंदगी शुरू करने की हिम्मत दी। समर हंसकर कहता, ये घर मेरी माँ का था। अगर वो जिंदा होती तो वो भी तुमसे किराया नहीं लेती। उन दोनों के बीच अक्सर उस रहस्यमयी गांव की बातें होती। वही गांव जहां से समर ने 7 साल पहले साक्षी की जान बचाई थी। वो गांव जहां बेटियों को जन्म से पहले ही मिटा दिया जाता था। यह परंपरा वहां पीढ़ियों से चली आ रही थी, लेकिन उस बार साक्षी ने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर यह अन्याय नहीं होने देगी। उसी संघर्ष में साक्षी के सास ससुर मारे गए और उसका पति राजवीर भी उस हादसे में जान गंवा बैठा। समर ने उस मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि उसे उस नर्क जैसे गांव से निकालकर सुरक्षित शहर तक लाया। उस दिन के बाद से साक्षी का परिवार तो खो गया, लेकिन उनके शव तक नहीं मिले। उसी दौरान साक्षी गर्भवती थी और जल्द ही उसे तेज दर्द उठा। समर उसे अस्पताल ले गया, जहां उसने एक बेटी को जन्म दिया। जैसे ही उस नवजात पर सूरज की हल्की किरणें पड़ी, उसकी त्वचा जलने लगी। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को सूरज की रोशनी से एलर्जी है। साक्षी ने अपनी बेटी का नाम रखा ईशानी। उस दिन से लेकर अब तक साक्षी और समर एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि साक्षी और समर आपस में बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसकी बेटी ईशानी को देखते हैं, जो अचानक नींद से जाग चुकी थी। जब वह घर में अकेली होती है तो कुछ अजीब सी शक्तियां उसका पीछा करने लग जाती हैं, और जब ईशानी उन शक्तियों के पास जाने लगी तो उन्होंने उसे अपने बस में कर लिया और उसे वह अपने साथ ले जाने लगी। लेकिन जब उसकी केयर टेकर रानी ने ईशानी को बाहर जाते हुए देखा तो वह उनका पीछा करने लगी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करती, कुछ लोग ईशानी को एक गाड़ी में बैठाकर वहां से ले गए। जब साक्षी अपने घर जाती है तो दरवाजे खुले हुए थे और उसे उसकी बेटी ईशानी कहीं पर भी नहीं मिली। यह सब देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वह तुरंत ही समर को अपने पास बुलाती है और समर कुछ पुलिस वालों को यहाँ-वहाँ ईशानी को ढूंढने के लिए भेज देता है। लेकिन साक्षी बहुत ज्यादा डरी हुई थी
कि अगर उसकी बेटी नहीं मिली तो वह क्या करेगी, और सुबह होते यदि वह सूरज की किरणें उस पर पड़ गई तो इसमें उसकी जान भी जा सकती है। तभी समर को एक पुलिस वाले का फोन आता है। वह बताता है कि हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किए हैं, उसमें हमने ईशानी को देखा है। दरअसल ईशानी और उसकी केयर टेकर रानी को भी प्रधान के लोग गांव ले गए हैं, और यह वही गांव था जिसे सालों पहले साक्षी ने छोड़ दिया था। साक्षी फिर से समर के साथ उसी गांव में जाती है। वह पागलों की तरह यहाँ वहाँ अपनी बेटी को ढूंढने लग जाती है। वहाँ पर बहुत सारे गन्ने लगे हुए थे। उन्हीं के बीच से अचानक एक आदमी आता है और साक्षी को बेहोश करके वहाँ से ले जाता है। जैसे ही समर उसे बचाने की कोशिश करता है, सामने से कुछ बच्चे आ जाते हैं और समर और पुलिस वालों पर पत्थर से अटैक करने लग जाते हैं। और फिर हम साक्षी को देखते हैं। जब वह होश में आती है तो अपने आप को अजीब सी जगह में पाती है। जब साक्षी की आंख खुलती है तो वह देखती है कि राजवीर उसके सामने खड़ा हुआ था। दरअसल उस हादसे में राजवीर मरा नहीं था, बल्कि वह घायल हो गया था, और उसके सामने गांव का सरपंच भी खड़ा हुआ था। वह कहने लगा कि यदि इस लड़की को हमारे प्रधान ने अपना लिया तो हमारे गांव की हरियाली फिर से वापस आ जाएगी। 3 दिन बाद हमें उस छोटी लड़की को प्रधान के सामने समर्पण करना होगा। तब तक उस लड़की को तैयार करो और उसी दिन इस औरत को भी मारा जाएगा। यह सब साक्षी और उसकी बेटी ईशानी के बारे में बात कर रहे हैं। साक्षी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह पूरी तरह हैरान थी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है और यह किस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम समर और पुलिस वालों को देखते हैं। वह यहाँ वहाँ साक्षी को ढूंढते हुए परेशान हो गए थे। आखिर में वह यहाँ से वापस लौट जाते हैं। उसके बाद साक्षी को एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ हम ईशानी को देखते हैं और उसे भी इसी तरह की जगह में रखा हुआ था। तभी ईशानी के पास एक सहानी नाम का लड़का आता है। दरअसल वह अपने आप को लड़का तो बता रहा था, लेकिन असल में वह एक लड़की है। वह ईशानी को एक काढ़ा पीने को कहती है, लेकिन ईशानी इसके लिए मना कर देती है। वहीं दूसरी तरफ साक्षी उस काल कोठरी से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां से निकलना नामुमकिन था। थोड़ी देर के बाद उसके पास एक औरत आती है जिसे दासी माँ कहते हैं, और हमें यहाँ पता चलता है कि दासी माँ प्रधान की पत्नी है और वह सब मिलकर प्रधान की अगली दासी को तैयार कर रहे हैं, और वह कोई और नहीं ईशानी है। ईशानी ही प्रधान की अगली दासी बनेगी और वही दासी माँ ईशानी को औरत बनाने में लगी हुई है। आगे हम राजवीर को देखते हैं जो सरपंच से कह रहा था कि उसे भी कुबे में शामिल कर लिया जाए। इस पर सरपंच कहता है कि यदि 3 दिन बाद प्रधान ने उस लड़की का समर्पण स्वीकार कर लिया तो तू अपनी पत्नी का सबके सामने गला काट देना। साक्षी राजवीर की पत्नी थी। यदि वह साक्षी को मार देगा तो पंचायत उसे फिर से कुबे में शामिल कर लेगी। और फिर दासी माँ ईशानी के पास जाती है। वह उससे कहती है कि यदि तुम यह काढ़ा पी लोगी तो तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगी। दरअसल काढ़े का असली राज यह है कि यदि ईशानी वह काढ़ा पी लेती है तो वह 3 दिन के अंदर एक औरत बन जाएगी, और ईशानी वह काढ़ा पी लेती है। कुछ देर के बाद साक्षी को उसकी बेटी ईशानी की आवाज़ सुनाई देती है, और वह अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लग जाती है। उसे ढूंढते हुए बस उसे अपनी बेटी की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ ईशानी को भी अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ईशानी अपनी माँ की आवाज़ का पीछा करते हुए वह बाहर चली जाती है, जहाँ पर सूरज की रोशनी मौजूद थी। वह फिर भी सूरज की रोशनी में ही आगे बढ़ती रहती है और उस कुएं से निकलने की कोशिश करती है। ईशानी की सारी स्किन जल रही थी और दासी माँ अपनी शक्तियों के द्वारा यह सब देख रही थी। वह तुरंत ही ईशानी के पास आती है और उसे फिर से कुएं के अंदर ले जाती है। उसने देखा कि ईशानी का शरीर बुरी तरह झुलस गया है, और फिर उसने उसके शरीर पर लेप लगाया। धीरे धीरे ईशानी ठीक होने लगी। तभी वहां पर सरपंच आ जाता है और वह दासी माँ से कहता है, यह तेरी जिम्मेदारी है कि तू इसे जल्दी से ठीक कर दे। तुझे जो काम सौंपा गया है वह जल्दी करना होगा। यदि यह लड़की औरत नहीं बनी तो प्रधान तुझे मार डालेगा। दरअसल दासी माँ की यहाँ कोई इज्जत नहीं है। उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होने के बावजूद भी कोई उसे इज्जत से बात नहीं करता। और दूसरी तरफ हम समर को देखते हैं। वह फिर से एक कांस्टेबल के साथ यहाँ इस जगह पर पहुँच गया था। वह उस कुएं के अंदर जाने की तैयारी करता है और अपने साथी से कहता है कि यदि वह कल तक यहाँ से बाहर नहीं आया
तो यहाँ पर वह पुलिस फोर्स भेज दे और फिर समर उस कुएं के अंदर जाने लगता है। दूसरी तरफ ईशानी दासी माँ से कहती है कि मुझे कोई कहानी सुनाओ, और फिर दासी माँ उसे कहानी सुनाती है कि एक राजकुमार था। यदि उसकी शादी किसी शक्तिशाली लड़की से हो जाए तो उस राजकुमार के पंख लग जाएंगे। इस पर ईशानी कहने लगी कि यदि राजकुमार ने मुझे पसंद कर लिया तो क्या मेरे भी पंख लग जाएंगे? इस पर दासी माँ हाँ कहती है और कहती है कि बस तुम्हें प्रधान के सामने अपने आप को समर्पण करना होगा, और फिर ईशानी इस बात के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम साक्षी को देखते हैं जो अब भी वहां पर कैद है। कुछ देर के बाद अचानक उसके पास कुछ औरतें आती हैं और उससे मदद मांगती हैं, लेकिन साक्षी का यह बस एक भ्रम था। और फिर उसके पास उसकी केयर टेकर रानी आती है जिसे यहाँ पर ईशानी के साथ लाया गया था। वह दोनों बात कर ही रही थी, तभी अचानक वहाँ पर राजवीर आ जाता है और वह साक्षी की आंखों के सामने ही रानी को जान से मार देता है। यह सब देखकर साक्षी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। दूसरी तरफ हम ईशानी को देखते हैं, उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। यह सब देखकर दासी माँ समझ गई कि ईशानी अब औरत बन चुकी है। यह प्रधान के सामने समर्पण करने के लिए तैयार है। यहाँ साक्षी राजवीर के पैर पकड़कर उससे मिन्नतें करती है कि ईशानी तुम्हारी भी बेटी है, हमें मिलकर उसे बचाना चाहिए। लेकिन राजवीर को यह सारी बातें समझ नहीं आती। वह इस तरह पागल हो चुका है कि वह साक्षी को ही मारने पीटने लग जाता है, और अब सबको पता चल चुका था कि ईशानी प्रधान को समर्पण करने के लिए तैयार है, इसलिए सब उसे तैयार करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ साक्षी अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। वह धीरे धीरे उस कमरे से निकलकर उस कुएं के पानी में छलांग लगा देती है, और उस पानी के अंदर बहुत सारी औरतें और बच्चियां मौजूद थीं जो पहले से ही मारी जा चुकी हैं। वह सारी औरतें साक्षी के सिर पर हाथ रखती हैं और अपनी सारी शक्तियां उसे दे देती हैं। यहाँ राजवीर सरपंच को बताता है कि मैंने साक्षी को मार दिया, मैंने उसे बहुत मारा और अब तक वह मर भी चुकी होगी। लेकिन सरपंच उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें तो सबके सामने उसका गला काटना था। हमें सभी औरतों के मन में डर पैदा करना था कि यदि किसी ने भी अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा। यह सुनकर राजवीर फिर से साक्षी के पास जाता है ताकि जो कुछ भी सरपंच ने कहा है वह कर सके, लेकिन वह उसे वहां पर नहीं मिली। और यहाँ हम समर को देखते हैं जो सहानी से पूछ रहा था कि ईशानी और साक्षी कहाँ पर हैं। वह उसे उनके पास लेकर चले। दूसरी तरफ हम ईशानी को देखते हैं जहाँ पर उसे दुल्हन बनाया गया, और आज वह रात है जब ईशानी को प्रधान के सामने समर्पण कर दिया जाएगा। पूरा गांव वहां पर आया हुआ था। यदि आज ईशानी प्रधान को समर्पण कर दी जाएगी तो उनके गांव की हरियाली वापस लौट आएगी। यही सब सोचकर पूरा गांव खुश है, और यहाँ राजवीर को साक्षी मिल जाती है। वह उसके हाथ बांधकर घसीटते हुए लेकर आ रहा था, लेकिन साक्षी के अंदर उन सभी औरतों की शक्तियां आ चुकी थी, और उन्हीं शक्तियों से साक्षी राजवीर को बहुत मारती है। वह उससे कहती है कि पिछली बार तो तू बच गया था, लेकिन इस बार नहीं बच पाएगा, और उन्हीं शक्तियों से वह राजवीर को एक बहुत खतरनाक मौत देती है। साक्षी जैसे तैसे वहां से भागती है और सीधे समर के पास पहुंचती है। हाँफते हुए कहती है कि ईशानी को वो लोग ले गए हैं। समर तुरंत हथियार उठाता है और दोनों अंधेरे में डूबी रहस्यमयी जगह की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही मशालें उठाए गांव वाले रास्ता रोक लेते हैं, जिनकी आंखों में खून उतर आया था। समर साक्षी से कहता है कि वह इन्हें रोकेगा और तुम ईशानी तक पहुंचो। साक्षी बिना पल गंवाए अंदर भागती है, जहां बड़ा आंगन था और बीच में पत्थर के चबूतरे पर ईशानी बिठाई गई थी, जिसके चारों ओर लाल रंग के अजीब निशान थे। तभी भारी आवाज से दरवाजा खुलता है और अंधेरे से विशालकाय आकृति निकलती है, जो गांव का प्रधान था, लेकिन अब इंसान नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और नाखून पंजों जैसे लंबे थे, जैसे कोई आदि मानव जिंदा होकर लौट आया हो। दासी माँ आगे बढ़ती है और ईशानी को प्रधान के हवाले कर देती है, जो उसे जोर से धक्का देकर गिराता है और उठाकर अंदर ले जाता है। उसी वक्त साक्षी वहां पहुंचती है, लेकिन रास्ते में दासी माँ खड़ी हो जाती है, जो कभी दूसरों की गुलामी करती थी, अब अंधेरी शक्ति की पुजारी बन चुकी थी। दोनों के बीच टकराव शुरू होता है, जहां एक ओर दासी माँ की तांत्रिक शक्तियां
और दूसरी ओर साक्षी के भीतर उन सभी औरतों की आत्माएं जो अन्याय झेल चुकी थीं। दासी माँ गुर्राती है कि तू कौन है मेरे रास्ते में आने वाली। साक्षी चिल्लाती है कि मैं वही हूँ जो तुम्हारे जैसी औरतों के लिए लड़ रही हूँ। तुम यहाँ की दासी हो और दासी ही रहोगी जिनके लिए तुम ये सब कर रही हो। वे तुम्हें कभी अपनाएंगे नहीं। क्रोध से कांपती दासी माँ हमला करती है, लेकिन साक्षी उसके वार रोकते हुए आखिरकार उसे हरा देती है। साक्षी प्रधान के कमरे में पहुंचती है जहां ईशानी लकड़ी के बक्से में बंद थी। वह बक्सा खोलती है और बेटी को बाहों में उठाती है, लेकिन तभी प्रधान प्रकट होता है जिसके भीतर दैत्य शक्ति पूरी तरह जाग चुकी थी। साक्षी मुकाबला करने वाली होती है कि पीछे से दासी माँ आती है जिसके चेहरे पर पछतावा था और कहती है कि मैंने बहुत पाप किए हैं, अब वक्त है इन्हें खत्म करने का। दासी माँ अपनी सारी ताकतें प्रधान पर छोड़ देती है जिससे वह जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी आंखों से आग की लपटें फूटती हैं। वह साक्षी से कहती है, जल्दी करो, ये फिर उठ सकता है। साक्षी ईशानी को उठाती है और दोनों कुएं की ओर भागते हैं जहां डोली में ईशानी को बिठा देती है ताकि सूरज की किरणें न पहुंचें। उधर पुलिस गांव में पहुंच चुकी होती है और सरपंच को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन तभी साक्षी के पैरों में लोहे की जंजीरें लिपट जाती हैं और उसे जमीन की ओर खींचने लगती हैं। दासी माँ कुएं में झांकती है जहां प्रधान अब भी जिंदा था और साक्षी को अंदर खींच रहा था। साक्षी चिल्लाती है कि हमें इसे खत्म करना होगा। जब तक ये जिंदा है न जाने कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद करेगा। वह आंखें बंद करती है और उन सब औरतों की आत्माओं की शक्ति पुकारती है जो इस प्रथा की शिकार हुई थी। उनकी ऊर्जा साक्षी के चारों ओर अग्निवलय बनाती है। साक्षी उस अग्नि से प्रधान पर वार करती है और तेज विस्फोट के साथ वह जलकर राख बन जाता है और यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको हमारा यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।